नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स के सीरीज की अगली कड़ी है। आज का वाकया हालिया है, 1 सितंबर 2022 का है। आज का जिला है उत्तर प्रदेश का मेरठ। तारीख थी 1 सितंबर 2022। मेरठ के हस्तिनापुर की रामलीला ग्राउंड कॉलोनी का एक घर, जहां पर बैंक मैनेजर संदीप रहते थे। दोपहर बाद बैंक का कामकाज खत्म करके जब वो अपने घर पहुंचे तो उनके घर में सारा सामान छितराया हुआ था, फैला हुआ था, बिखरा हुआ था। सारी अलमारियां खुली हुई, सामान बाहर, कपड़े सब ढूंढे गए। आवाज लगाई उन्होंने अपनी पत्नी और अपने 5 साल के बच्चे को। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अनहोनी की आशंका संदीप के मन में घर कर गई। उन्होंने सारे घर के कोने कोने की तलाश की। पत्नी और बच्ची नहीं थे। दरवाजे के बाहर गए तो देखा पत्नी की स्कूटी भी नहीं है। फिर उन्होंने अपनी पलंग यानी डबल बेड के बॉक्स का ढक्कन उठाया, जबकि उसके ऊपर लगा हुआ गद्दा बिल्कुल जिसे कहते हैं जरा सी भी उसमें कहीं सिलवट या कहीं ऐसा निशान नहीं था कि उसे खोला गया हो। जैसे ही खोला उसमें उनकी 8 माह की गर्भवती पत्नी शिखा और 5 साल का बेटा ऋशांक, दोनों के शव पड़े हुए थे। संदीप को काटो तो खून नहीं, अपना होशो हवास खो बैठे। चिल्लाए, पड़ोसी इकट्ठा हुए। फौरन 112 नंबर पर टेलीफोन करके पुलिस को इत्तला की गई। एक गर्भवती महिला और उसका 5 साल का छोटा बच्चा। इसकी हत्या सुनकर सभी दौड़ते हुए मौके पर आए। सर्किल ऑफिसर, एसपी रूरल, एसएसपी सब मौके पर पहुंच गए। लोगों ने बताया कि बड़ा हंसता खेलता परिवार था, बहुत अच्छे लोग थे, पड़ोसियों से बड़े अच्छे संबंध थे। बैंक में फोन किया गया। बैंक वालों ने भी बताया कि किसी तरह की कोई बात, कोई रंजिश नहीं थी। बहुत मेहनती और कर्मठ आदमी था। इसी बैंक में क्लर्क था और यहीं बैंक मैनेजर हो गया, सिर्फ अपने मृदुल व्यवहार, अपनी परफॉर्मेंस और अपनी मेहनत की बदौलत। पुलिस ने फौरन एक तहरीर लेके हत्या और डकैती का मुकदमा एक साथ लिख दिया। थोड़ा सा होश आने पर या थोड़ा सा संभलने पर संदीप से कहा गया कि अलमारियां और बाकी चीजें देख लीजिए। पुलिस को यह डाउट था कि कहीं ये ऐसे बनाया हुआ सीन ऑफ क्राइम न हो। संदीप ने एक ही 2 जगह देखा और कहा कि हमारे जेवर और 1.5 लाख रुपए जो कैश रखे हुए थे, ये दोनों गायब हैं। पुलिस को लगा कि ये हाउस रॉबरी है। दिन के समय में जब महिला और बच्चे अकेले थे, बदमाश आए होंगे, गन पॉइंट पे लिया होगा, सामान सब खंगाला होगा और फिर इनकी हत्या करके बेड के बॉक्स में लाश छिपा दी होगी। लेकिन बाकी लोग इस बात से सहमत नहीं थे कि इस तरह की बैंक रॉबरीज होती हैं, उसमें अगर विरोध करे कोई तो हो सकता है वो गोली मार दें या उसकी हत्या कर दें। लेकिन लूटपाट करने के बाद, सब सामान लेने के बाद माँ की बात तो समझ में आती है, 5 साल के बच्चे की हत्या, ये बात समझ में नहीं आती। दूसरी बात ये भी कि महिला
8 महीने की प्रेग्नेंट थी। यानी किसी भी वक्त नवा शुरू होता या नवा ख़त्म होता, 15-20 दिन 1 महीने के भीतर ही उनके घर में दूसरा प्राणी आने वाला था। अभी कुछ ही दिन पहले बेटे रिशांग की बर्थडे हुई थी। पूरा मोहल्ला शामिल शरीक हुआ था। सभी इस बात का अफसोस कर रहे थे। बच्चे की मृत्यु का सबको बहुत दुख था। शायद इसीलिए मोहल्ला और आसपास के मोहल्ले भी, यानी तमाशबीनों की भीड़ बहुत ज़्यादा इनके मकान के सामने लगी हुई थी। पुलिस ने अपना काम किया, डॉग स्क्वाड बुलाया, फॉरेंसिक टीम बुलाई, क्राइम ब्रांच को बुलाया, वहाँ के जो डंप डाटा मोबाइल का हो सकता है वो तुरंत लिया, वीडियोग्राफी हुई, फॉरेंसिक के लोगों ने फिंगरप्रिंट्स उठा लिए जहाँ जहाँ संभव, यानी जो भी प्लेन और चमकदार सरफेस होती है वहीं पर फिंगरप्रिंट के मिलने की संभावना होती है। रफ और वुडन सरफेस पर बहुत कम संभावना होती है फिंगरप्रिंट्स के मिलने की। लिहाजा पुलिस ने अपना पूरा काम किया, लेकिन पुलिस क्लूलेस थी। मुकदमा भी अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध लिखाया गया था। किसी के पास कोई सूत्र, आगे बढ़ने के लिए कोई भी बात नहीं थी। टीमें बनाई गई। एसपीआरए ने 3 टीमें इसमें बनाई। एक तो जो सर्विलांस का काम देखते हैं, नंबर्स की, यानी मृतका, उसके पति, इन सब के नंबर्स की कॉल डिटेल निकालने के लिए। दूसरा, आसपास क्या कभी ऐसी घटना घटी थी, आसपास के ज़िलों में क्या ऐसी घटना घटी थी, हाउस रॉबरी के कितने लोग मौके पर पाए गए थे, मौके पर पकड़े गए थे, उनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्रिमिनल हिस्ट्री थी। तीसरा, सीसीटीवी फुटेज के लिए। मेरठ अब इस मामले में बहुत संपन्न है कि वहाँ लगभग हर 10, 20, 50 कदम पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मेरठ क्राइम प्रोन डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए पिछले 4-5 सालों में जब सीसीटीवी कैमरे और उसके स्टोरेज में की दरें काफ़ी सस्ती हो गई थी, लगभग सभी ने अपने घरों में बाहर की तरफ लोगों के मूवमेंट को वॉच करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। बहरहाल ढूंढा ये जाना था कि ये स्कूटी कहाँ गई। संदीप ने स्कूटी का नंबर भी एफआईआर में लिखवाया था, कलर भी लिखवाया था। लेकिन ऐसा लगता है कि जो बदमाश वहाँ आए थे और स्कूटी लेकर गए हैं, उन्हें भी सीसीटीवी कैमरों की कुछ जानकारी थी, क्योंकि आसपास के 1-1.5 घंटे 2 घंटे के फुटेज में वो कहीं दिखाई नहीं पड़े और आगे की सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहा गया। घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी कैमरे में स्कूटी की फुटेज आ गई। स्कूटी पर 2 लोग सवार थे, बहुत तेजी से जा रहे थे। फिर वो जहां जहां गए, जिस जिस रास्ते पर, पुलिस को थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। 24 घंटे लगातार सभी थाने के लोगों को निकालकर उस पीरियड में, जिस पीरियड में उस मोड़ से वो क्रॉस हुई थी, उसके बाद के सारे, जैसे 10 मिनट के अंतर पे, 15 मिनट के अंतर पे, आधे घंटे के अंतर पर, इस तरह से वो फुटेज निकाली गई और एक एक करके 10 फुटेज इनके जाने के मिल गए। ये मेरठ से दिल्ली की तरफ, दिल्ली की रोड पर ये जाता हुआ दिखाई पड़ा, परतापुर से और आगे। इसी ढूंढने की प्रोसेस में इस घटना के करीब 2-2.5 घंटे पहले ये उधर से भी आता हुआ दिखाई पड़ा। इस बीच में संदीप ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया। संदीप को बुलाकर क्राइम ब्रांच में ये सारी फुटेज दिखाई गई। उसने पहली ही झलक में
देखकर पहचान लिया कि स्कूटी चलाने वाला उसका सगा बहनोई हरीश है और पीछे बैठा हुआ आदमी उसका दोस्त रवि है। इन दोनों को मैं जानता हूं। घटना के चौथे दिन पुलिस हरीश को उठा रही और जब हरीश के उठाने के करीब 1 घंटे बाद वो रवि के घर पर पहुंची तो पता लगा रवि ने आधे घंटे पहले ही अपने कट्टे से अपनी कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सेक्टर 51 नोएडा का रहने वाला हरीश और वहां से बगल के सेक्टर में रहने वाला उसका दोस्त रवि। अब पुलिस को कोई शक नहीं था। आत्महत्या करने का कोई दूसरा कारण भी नहीं था। पुलिस ने अंदाज लगा लिया कि छोटे बच्चे की और महिला की इस तरह की हत्या और ये पता लगना कि संदीप हरीश पकड़ा गया है, शायद यही कारण था कि रवि ने आत्महत्या कर ली। हरीश को बुलाया गया और इस बार उससे श्रीमान जी कह के कतई पूछताछ की शुरुआत नहीं हुई। पुलिस ने एकदम शुरुआत से पॉइंट ब्लैंक से कह लें, 00 माइल से कह लें, वहीं से विशिष्ट श्रेणी शुरू कर दी। पहले तो उसने सोचा कि मारेंगे, कितना मारेंगे। पहले उसे लगा परेशान करेंगे, कितना परेशान करेंगे। पहले उसे लगा पूछ लें, कितना पूछेंगे। लेकिन जब हर तरह से टूट गया तो उसने पूरा किस्सा बताया। उसने कहा कि हरीश की बहन से, संदीप की बहन से 2 साल पहले मेरा प्रेम विवाह हुआ था और जब से प्रेम विवाह हुआ था तब से हरीश और उसका परिवार मुझसे बहुत नाराज था, गुस्से में था। जगह जगह जब भी लोग इकट्ठा होते थे या फंक्शन में मिलते थे, वो बहुत क्रोध में मुझे गाली भी देता था और ये भी कहता था कि तुम बेसिकली चोर हो। बोले मैं इस बात से बहुत अपमानित था। और वो बैंक में संदीप बैंक में क्लर्क था उस समय। धीरे धीरे बैंक के जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं या जो उसका पैरामीटर है वो क्वालिफाई करके वो उसी ब्रांच में बैंक मैनेजर हो गया। हरीश का कहना है कि जैसे ही ये पता लगा कि ये और बड़े पद पर पहुंच गया, इसकी हैसियत बढ़ गई, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं ईर्ष्या और जलन में पागल होने लगा। मैंने उसी दिन ये डिसाइड कर लिया जिस दिन इसका प्रमोशन हुआ था और इसीलिए प्रमोशन की खुशी में जब इसने एक पार्टी रखी थी तो मैं उसमें गया नहीं। फिर जब संदीप ने अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी रखी, मैं उसमें भी नहीं गया। मेरे दिमाग में ये चलता रहा कि मुझे किसी भी तरह संदीप को मारना है। उसको देख के मुझे चिढ़ होती थी, उसे देख के मुझे कुढ़न होती थी, उसकी तरक्की और प्रगति से मुझे जलन होती थी, ईर्ष्या होती थी। शराब पीने लगा मैं। एक दिन शराब पीते समय अपने दोस्त रवि से मैंने बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ। एक तो ये पहले से नाराज था, अब ये बड़ा अधिकारी हो गया, ये मेरा नुकसान भी कर सकता है, पहले से ही बहुत नाराज है, इसको रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है। एक दिन हम लोगों ने तय कर लिया कि हम दोनों ही चलेंगे, सवेरे सवेरे घर के आसपास पहुंचेंगे, ये वहां दिखाई पड़ गया बाहर तो इसे मार लेंगे करके ये चले थे। और इसी नियत से वो करीब
9 साढ़े 9 बजे वहां पहुंच गए। घर के नजदीक जाके देखा तो वहां पर संदीप की मोटरसाइकिल उन्हें नहीं दिखाई पड़ी। उन्होंने सोचा ये कि लगता है कहीं गैराज में या कोई खराबी हो गई होगी, या कहीं बाहर नाश्ते पानी के जुगाड़ में गया होगा, दूध लाने गया होगा, चल के घर के भीतर बैठते हैं, जब ये आ जाएगा तब इसे मारेंगे। उसने डोरबेल दबा दी। शिखा, संदीप की पत्नी, उसने दरवाजा खोला। सामने देखा कि उसका नंदोई हरीश खड़ा हुआ है और साथ में उसका दोस्त रवि भी है। बहुत खुशी से उसने दरवाजा खोला, उनको ड्राइंग रूम में बिठाया। उसे लगा कि चलिए घर परिवार का कोई आदमी आया है। पानी ले आई, बताया कि मैं चाय बना रही हूँ। हरीश ने पूछा, संदीप कहाँ गए हैं, कितनी देर में लौटेंगे? उन्होंने कहा नहीं, उन्हें बैंक में कुछ काम था, आज वो थोड़ा जल्दी बैंक चले गए। हरीश ने बताया, ये सुनते ही मेरा मन खट्टा हो गया कि आज भी शिकार मेरे हाथ से निकल गया। हम लोगों ने चाय पी। रिशांक और शिखा दोनों सामने की तरफ सोफे पर बैठी थी, हालचाल पूछ रही थी, सबके बारे में पूछ रही थी। नंद के बारे में अपने पूछा, घर परिवार के बारे में पूछा। इसी बीच मैंने रवि को इशारा किया। हम दोनों उठे और शिखा को वहीं पर दबा लिया। भीतर बेड से तकिया उठाकर ले आए, उसके मुंह पर तकिया से उसका मुंह दबा दिया, हाथ पैर पकड़े। चिल्लाती रही, वो कहती रही छोड़ दो, बच्चा मर जाएगा, लेकिन खून सवार था और उसको मार दिया। इसी बीच में उनकी निगाह 5 साल के बच्चे, साले के बेटे रिशांक पर पड़ी। वो किनारे खड़ा होकर सुबक रहा था, क्योंकि उसने अपनी मां की हत्या को अपनी आंख के सामने देखा था। इन दोनों पापियों को तुरंत इनका दिमाग गया कि अरे 5 साल का है, समझदार है, आते ही वो बता देगा। फौरन उसको खदेड़ा, भीतर स्टोर के पास उसने छिपने की कोशिश की, उसे खींच लिया और गला दबाकर, हाथ से ही गला दबाकर उसकी भी हत्या कर दी। इंश्योर कर लिया कि दोनों मर चुके होंगे। दोनों क्या 3 हो गए, एक तो 8 महीने का बच्चा भी गर्भ में। दोनों की लाश को उस बॉक्स में, पलंग की डबल बेड की जो बॉक्स होती है, बेड बॉक्स, उसी में डाल दिया। ऊपर से गद्दे चद्दर को अच्छे से बिछा दिया। फिर इसने कहा कि ये तो ऐसे तो शक होगा पुलिस को, देखो इसके पास क्या क्या है। फिर इन्होंने तलाशी लेनी शुरू कर दी। कैश, जेवर, घड़ियां, तमाम चीजें जो मिली एक पॉलीथीन के कैरी पैक में सब रख लिया। बाहर निकले और इसी बीच में उनको स्कूटी की चाबी भी वहाँ जो श्रृंगारदान होता है महिलाओं का, ड्रेसिंग टेबल, उस पर रखी हुई मिल गई। स्कूटी की वो चाबी लेके बाहर निकले, स्कूटी स्टार्ट की और दोनों स्कूटी पर बैठकर वहां से निकल लिए। मुख्य रास्ते को छोड़कर ऐसा रास्ता जिसमें सीसीटीवी लगे होने की संभावना कम हो, उस रास्ते से इन्होंने निकलना शुरू किया। लेकिन अल्टीमेटली इनको हर हाल में शहर के भीतर से होकर ही नोएडा की तरफ जाना था और वहीं से सीसीटीवी ने इनकी गतिविधि को कैप्चर करना शुरू कर दिया। पुलिस की विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ की, लंबी पूछताछ के बाद भी हरीश को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। पुलिस के वो अधिकारी और कर्मचारी जो पूछताछ कर रहे थे वो भी स्तब्ध थे,
स्पेल बाउंड थे कि सिर्फ ईर्ष्या और जलन, क्रोध, इनके कारण एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। जिस परिवार में इस बात की आशा उनके रिश्तेदारों को, शिखा के माता पिता को, शिखा के भाई को, वो लोग वेट कर रहे थे कि अब बस महीने भर में एक नया सदस्य परिवार का आ जाएगा। सुख सुविधा की सारी चीज़ें संदीप ने इस परिवार के लिए इकट्ठा करके रखी थी। पुलिस ने स्कूटी भी छिपाए हुए स्थान से बरामद कर ली। संदीप के घर से करीब 1.5 लाख रुपए और जेवरात बरामद हो गए। इसके अलावा हरीश के पास एक चाकू और एक तमंचा भी मिला, जो घटना के वक्त वो ले गया था, लेकिन उसको लगा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। महिला गर्भवती है, न भाग पाएगी न विरोध कर पाएगी, उसको आराम से मार लेंगे। बच्चा मारने तो वो गए थे संदीप को, लेकिन जब वो नहीं मिला तो गुस्से में उन्होंने, या पहले से तय करके आए कि जो भी मिला है, जो भी मिलेगा हम मार देंगे। उसके साथ इस तरह का अपराध हुआ। पुलिस ने हरीश की बैकग्राउंड भी चेक कराई। ये पता लगा कि वो अपराधी प्रवृत्ति का है और उसके ऊपर पहले से ही कई मुकदमे भी हैं। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया, उनसे जो बरामदगी हुई है। अच्छा, इसके बाद फिर पुलिस ने एक एक करके जो फिंगरप्रिंट्स वहां से उठाए गए थे, वो फिंगरप्रिंट्स मैच कराने के लिए एफएसएल में भेज दिए। और जिस तरह से मौके पर जाकर उसने बताया था कि क्या उसने खोला था, किस दरवाजे को खोला था, किस अलमारी को खोला था, किस चीज़ से खोला था, पानी भी पिया था गिलास से निकालकर। फॉरेंसिक टीम ने यह बताया कि इन सभी सरफेसेस से उन्होंने फिंगरप्रिंट उठाए हैं। तो एक तो सबसे बड़ा फॉरेंसिक एविडेंस, मौके से इन्हीं लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे। मैच होकर अभी वो रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा। उसके अलावा घर से लूटी गई जो सामग्री है उसकी बरामदगी। तीसरा, पर्याप्त कारण इस गंभीर हत्या के पीछे का। आज की घटना में हरीश अपने साले के प्रति ईर्ष्या या जलन, घृणा, क्रोध और हमेशा शंका करने वाला व्यक्ति, उस समय उसकी जो शंका है या उसका क्रोध है या उसकी जलन है या उसकी ईर्ष्या है, वो शिखर पर पहुंच गई जब उसे ये पता लगा कि ये क्लर्क से यहीं पर बैंक मैनेजर हो गया है। और इस ईर्ष्या और जलन में उसने ऐसा अपराध किया जो रूह कंपा देने वाला था। किस्सा गोई परिवार के लोग इस बात को ध्यान दें कि आपकी तरक्की या प्रगति से जलने वाले लोगों की बातें ये कभी छिपती नहीं है, ये कहीं न कहीं से आ जाएंगे, क्योंकि ये अपनों से ही कहेंगे और कोई न कोई आपको ये बता देगा कि भाई अब तो इन्होंने मकान खरीदने की तैयारी कर ली, कल तो ये मकान भी देखने गए थे, मुकद्दर हो किसी का तो ऐसा हो, 5 ही साल में या 4 साल में ये क्लर्क से मैनेजर हो गए, अब इनके पास क्या कमी है, टीवी फ्रिज सब घर में है, शहंशाहों की तरह रहते हैं, बैंक में 10 लोग घेरे रहते हैं। तो जब इस तरह की बात, इस तरह की उपमाएं, इस तरह की चीज़ें आपके कानों में पड़ें तो आपको ऐसे लोगों से सावधान हो जाना चाहिए। ये अपने ही होते हैं, ऐसे लोगों से सावधान हो जाना चाहिए, इनकी गतिविधियों पर नज़र रखना चाहिए, इनसे पर्याप्त दूरी बनाकर रखें, क्योंकि जलन में
इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, ईर्ष्या में इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इनके सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है और ईर्ष्या, द्वेष या क्रोध ये बुद्धि को जलाकर नष्ट कर देते हैं। इसलिए इससे सावधानी ही इसका उपाय है। देखिए, बहुत फेमस पंक्तियां हैं जो हिंदी साहित्य के लोग हैं वो जानते होंगे, और सामान्य बातचीत में भी, सोसाइटी में इस बात की चर्चा होती है, आपके घर में भी ये होती होगी कि आदमी अपना दुख तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उससे दूसरों का सुख बर्दाश्त नहीं होता। ये सामान्य प्रवृत्ति है और कोई आज की नहीं है, आदि अनादि कालों से। देखिए, महाभारत में एक पात्र हैं विदुर, जिनको बहुत बुद्धिमान, नीतिज्ञ, धर्मज्ञ, विद्वान, सदाचारी और भगवत भक्त माना गया है। महाभारत सीरियल आपके परिवार में बहुत छोटे बच्चों को छोड़ दें अगर, या नौजवानों को छोड़ दें, तो आधे से ज़्यादा लोगों ने जरूर एक बार अभी कोरोना में देखा होगा। विदुर के बारे में, विदुर जो भी चीज़ कहते थे वो धृतराष्ट्र को समझाते थे। दरअसल वो पांडु और धृतराष्ट्र के भाई ही थे, क्योंकि मांडव ऋषि के श्राप से इनका जन्म शूद्र योनि में हुआ था। ये महाराजा विचित्रवीर्य की दासी से के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, लेकिन इनके बुद्धि विवेक पर, इनके नीति पर, इनके कौशल पर किसी को कभी शक नहीं हुआ, और इसीलिए ये सबसे बड़े सलाहकार कह लें, या सबसे अधिक ज्ञान देना, या सबसे अधिक राजनीति के बारे में बताना धृतराष्ट्र को, वो विदुर ही करते। धृतराष्ट्र को बताई गई विदुर की बातें ही विदुर नीति कही जाती है। जिन जिन ने ठीक से महाभारत को देखा होगा, समय समय पर विदुर ने क्या बताया है धृतराष्ट्र को जरूर सुना होगा। तो उस जमाने में भी विदुर ने धृतराष्ट्र को ऐसे व्यक्तियों को का चित्रण करके बताया था। ये सभी विदुर नीति संस्कृत के श्लोकों की भांति है। जिस किसी को रुचि हो और समय हो, वो विदुर नीतियों के श्लोक जरूर पढ़े। धृतराष्ट्र को दिए गए शिक्षोपदेश जो श्लोक में हैं, उनमें से एक श्लोक बिल्कुल इस आदमी पर एकदम सटीक बैठता है, हरीश पर, कि ईर्षी घृणी न संतुष्टः, ईर्षी घृणी न संतुष्टः, क्रोधनो नित्या सशंकितः, परभाग्योपजीवी च शेड़ते नित्य दुःखिताः। वो कहते हैं कि पहला ईर्ष्या करने वाला, दूसरा घृणा करने वाला, तीसरा असंतोषी या जिसको संतोष न हो, चौथा क्रोध करने वाला, पांचवा सदा सशंकित रहने वाला, और छठा दूसरों के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला। ये 6 व्यक्ति सदा दुखी रहते हैं, ऐसा विदुर ने कहा था और ये बताया था धृतराष्ट्र को। ये विदुर नीति का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये 6 व्यक्ति जिनका वर्णन विदुर ने किया है, ये कभी सुखी रह ही नहीं सकते, ये जीवन पर्यंत दुखी ही रहेंगे। आप भी नजर डालकर देखिए आसपास कि किसी व्यक्ति में इन 6 में से कोई एक भी गुण अगर है तो वो हमेशा दुखी ही मिलेगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।